Good morning, all dear my friends. My name is Abhi Pandey. In which class we learn about हीमोफीलिया। तो हम देखते हैं कि क्या है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की आज हम बात करते हैं कि क्या है हीमोफीलिया। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया शब्द है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोफीलिया शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो हीमोफीलिया अगर शब्द का मतलब अगर हम देखें तो देखिए, अगर हीमोफीलिया जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है हीमो। हीमो का मतलब हो गया ब्लड। ठीक है, हीमो शब्द का मतलब हो गया ब्लड। और जो फीलिया शब्द है, उसमें जो फीलिया शब्द यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसमें यूज किया गया है फीलिया। आपने पैथोलॉजी में आपने देखा होगा कई जगह इस्नोफीलिया, न्यूट्रोफीलिया ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं। तो इस्नोफीलिया शब्द कहने का मतलब हो गया, इस्नोफीलिया शब्द कहने का मतलब हो गया इस्नोफिल की कमी। अगर हम न्यूट्रोफीलिया की बात करें तो वहाँ पे न्यूट्रोफीलिया में भी क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल की कमी हो गई। तो फीलिया जो शब्द है वह कमी को डिनोट कर रहा है कि मतलब वहाँ पे न्यूट्रोफिल या इस्नोफिल कम है। ठीक है, वैसे ही अगर हम फीलिया शब्द को देखें तो जो फीलिया शब्द हमारा है, फीलिया शब्द का मतलब हो गया कमी। यहाँ पे मतलब किसी ना किसी चीज की कमी होगी। ठीक है, हीमो शब्द का मतलब हो गया ब्लड, फीलिया शब्द का मतलब हो गया कमी। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि ब्लड की कमी, तो ब्लड की अगर कमी, अगर यहाँ पे इस चीज का मतलब हुआ, तो ब्लड की कमी को हम एनीमिया भी तो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हीमोफीलिया का मतलब डायरेक्टली अगर हम एनीमिया लिख दे तो नहीं, एनीमिया एक अलग चीज है। एनीमिया की जो कंडीशन है वह अलग चीज है। एनीमिया का डिफिनेशन क्या है? एनीमिया इज ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर आरबीसी या हीमोग्लोबिन या दोनों, हीमोग्लोबिन या आरबीसी दोनों कम हो, उस चीज को मतलब नॉर्मल से कम हो, उसी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन एनीमिया में वहां पे कमी हो रही है, यहाँ पे ब्लड की कमी नहीं, ब्लड के अंदर कुछ चीज पाई जाएंगी, उस चीज की यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, लेकिन जो हीमो शब्द है आप कहीं पर भी देखेंगे, जहां पर भी हमें ब्लड को डिनोट करना होता है वहां पे हम हीमो शब्द यूज करते हैं। अब ये जो हीमो शब्द है वह हमारा कहां से निकल के आया है? या हीमो शब्द हमारा हीमोग्लोबिन से निकल के आया है। ठीक है, आई होप आपको हीमोफीलिया का मतलब समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया आपका पेपर में या कहीं पे आ गया, ठीक है, तो कई सारी चीजें होती है जो कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें शब्दों का मतलब अगर पता होगा तो आराम से उस चीज को हम लिख सकते हैं कि हीमोफीलिया जो है वह क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हीमोफीलिया में होता है कि अगर हमारा हीमोफीलिया में एक ही चीज होती है कि ब्लड का थक्का नहीं बनता, मतलब ब्लड का जो बहाव है वह बंद नहीं होता। ब्लड एक लॉन्ग मतलब जो ब्लड का जो कहते हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वह बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रॉपरली टाइमिंग होता है क्लॉट का, वो क्लॉट ब्लड वहां पे नहीं होता। कहां पे, किस कंडीशन में? हीमोफीलिया की कंडीशन में। ठीक है, आपने हीमोफीलिया, आपने जाहिर सी बात है 9th-10th में आपने जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि क्या है हीमोफीलिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हीमोफीलिया जो है हीमोफीलिया की हमने आपको हीमोफीलिया की जो शब्द है उस शब्द का मतलब आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि हीमोफीलिया का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, डिफिनीशन इसका क्या होगा, तो इस चीज की अगर हम डिफिनीशन की बात करें किसके, हीमोफीलिया की, तो इट इज यूजुअली आर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनहेरिटेड कहने का मतलब क्या है, ये अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, मतलब यह एक अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें जो ब्लड का बहाव है प्रॉपरली तरीके से बंद नहीं होता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो करते रहता है, मतलब ब्लड का बहना मतलब रुकता नहीं है, ब्लड बहता रहता है, उसी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं, इसे सबसे पहले प्रोफेसर जॉन ऑटो ने 1803 में देखा था। ठीक है, जॉन ऑटो ने 1803 में इसको देखा, किसने? प्रोफेसर साहब ने। ठीक है, प्रोफेसर जॉन ऑटो उनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले हीमोफीलिया को 1803 में इस चीज को देखा था। ठीक है, इसे ब्लीडर्स डिसऑर्डर भी कहते हैं या इसे ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या ब्लीडर डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा कि वही जो ब्लड का बहना है वह बहना इसका रुकता नहीं है, मतलब जो
मतलब अगर हम उसका ब्लीडिंग टाइम की अगर हम बात करें तो अगर हम ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो हमारा 1 to 5 मिनट होता है, और क्लॉटिंग टाइम जो हमारा होता है वह 5 to 10 मिनट होता है। मतलब हमारा ब्लड 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर हमारा ब्लड का बहना बंद हो जाना चाहिए, एक नॉर्मली कंडीशन की बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम अगर किसी डिजीज में बात करें या हीमोफीलिया की कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हमारा ब्लड का जो एक नॉर्मल रेंज होता है बहने का, उस टाइम के अंदर यह ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो मतलब ब्लड बहता रहता है, ठीक है, हीमोफीलिया की कंडीशन में। अब देखते हैं सबसे पहले, अब इस चीज को देखिए, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर या एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, यह पूरे हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं, हीमोफीलिया में यह जो पॉइंट है यह सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो पूरे हीमोफीलिया को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पे? सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर या एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे मतलब ह्यूमन के अंदर एक यक्स क्रोमोजोम होता ही है, यह सबके अंदर होता है यक्स क्रोमोजोम। यक्स क्रोमोजोम का मतलब हो गया कि यक्स क्रोमोजोम जो है वह एक सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोजोम की बात करें तो एक्स क्रोमोजोम एक सेक्स क्रोमोजोम है। अगर क्रोमोजोम की अगर आप बात करें तो ह्यूमन के अंदर दो तरह के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एक ऑटोजोम होता है, एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोजोम है वह सेक्स क्रोमोजोम जो है उस एक्स क्रोमोजोम को ही हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोजोम जो है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में सेक्स क्रोमोजोम XY है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम है वह XX है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर दिखाया, ध्यान से देखें, जो ये फिगर है, फिगर हमारा क्या है, मैंने फिगर को, जो फिगर हमारा बना है वह एक्स क्रोमोजोम है, मैंने यहाँ पे एक एक्स क्रोमोजोम को आपको बना के दिखाया है, ठीक है। अब देखिए क्या एक्स क्रोमोजोम में, ठीक है, यह हमारा एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक जगह मतलब जो इसका एंड पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे सफेद है, उसके बाद में फिर ये वाला जो पॉइंट है ये रेड कलर से आपको मतलब कलर किया गया है, फिर सफेद है, फिर आपका लाल है या रेड कह सकते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट है, रेड है, ऐसे करके आपको दिखाया गया ये हमारे जो एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखें, एक बार में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जो लास्ट वाला, ये हमारा जो एंड वाला पॉइंट है, जो व्हाइट कलर को आपको दिखाया गया है, इस एंड वाले पॉइंट के ऊपर या एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, एक ऐसे रेसेसिव यहाँ पे जीन्स होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया ए मतलब हीमोफीलिया ए कॉज करवाते हैं, या अगर हीमोफीलिया ए कॉज करवाएंगे नहीं तो वह कलर ब्लाइंडनेस कॉज करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है। जो एक्स क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम का जो यह स्टार्टिंग का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ऊपर एक जीन पाए जाते हैं, ठीक है। यह जीन जो होता है वह जीन में अगर कुछ म्यूटेशंस हो गए या किसी चीज की वजह से वहां पे वह जीन नहीं पाया जा रहा है, या उस जीन की डिफिशियंसी है यहाँ पे इस क्रोमोजोम के इस पार्ट के ऊपर, तो वह जीन हीमोफीलिया ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या अगर वो उसे हीमोफीलिया ए नहीं हुआ तो उसे वह कलर ब्लाइंडनेस कॉज करवाएगा। अगर इस टर्मिनल के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, अगर वह जीन नहीं है या म्यूटेशंस की वजह से कुछ उसमें दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से अगर वह जीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वह हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस कॉज करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ये आपका रेड वाला पोर्शन है, अगर रेड वाले पोर्शन के ऊपर भी एक जीन पाए जाते हैं, जो जीन हमारा हीमोफीलिया बी कॉज करवाता है या हीमोफीलिया बी के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वह जीन कहाँ पे पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सभी के ऊपर जीन्स हमारे पाए जाते हैं जो कि हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हीमोफीलिया ए के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह इस टर्मिनल पे पाया जाता है, वहाँ पे जीन होता है जो म्यूटेशंस या अन्य चीज़ों की वजह से वहाँ पे अगर नहीं पाया गया या उसमें कुछ म्यूटेशंस हो गए तो उस म्यूटेशंस की वजह से यहाँ पे हीमोफीलिया ए कॉज होगा या कलर ब्लाइंडनेस उस पेशेंट को होगा, या अगर यहाँ पे जो जीन्स पाया जा रहा है अगर वह जीन्स नहीं पाए गए तो वहाँ पे हीमोफीलिया बी कॉज करवाएगा। अब आप कहेंगे हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी क्या है, तो इस चीज़ को मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बस इतना देख लीजिए आप कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, वह जीन्स कहाँ होते हैं जिसकी मतलब प्रेजेंट या एब्सेंट में आपको हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी आपको कॉज होगा, ठीक है।
अब मैंने बता दिया कि क्रोमोजोम है, तो एक्स क्रोमोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो सेक्स क्रोमोजोम अगर मेल के लिए हो गया तो एक्स वाई हो गया, और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस चीज को इट इज ए रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसे रॉयल डिजीज या रईसों की बीमारी क्यों कहते हैं? क्यों इसे हम कहते हैं? क्योंकि क्यून विक्टोरिया कैरियर, क्यून बैक्टीरिया जो थी उनके अंदर देखा गया था कि जो वह क्यून बैक्टीरिया जो थी वह कैरियर थी किसकी? हीमोफीलिया की। तो अब आप कहेंगे कि उनके अंदर हीमोफीलिया की मतलब कैरियर कैसे हुई? या तो उनके फादर से वह उनके पास आया होगा, या तो कुछ जीन्स में म्यूटेशंस हुए होंगे जिसकी वजह से उनके अंदर यह देखा गया या पाया गया कि वह हीमोफीलिया की कैरियर है। अब आप कहेंगे कि हीमोफीलिया का कैरियर होना या हीमोफीलिया होना, दोनों शब्द में अंतर क्या है? तो देखिए, हीमोफीलिया कैरियर का मतलब हो गया अगर कोई भी पेशेंट कैरियर है, तो पेशेंट का मतलब कैरियर कौन? फीमेल ही कैरियर होता है, जाहिर सी बात है। तो अगर कैरियर की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल कैरियर है तो उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, हीमोफीलिया भी होगा। लेकिन अगर फीमेल कैरियर है तो कैरियर का मतलब ये हो गया कि उसका जो ब्लीडिंग टाइम है या उसका ब्लड का बहना है, या उसका अगर मान लीजिए उसकी फिंगर कट गया या मान लीजिए कहीं से चोट लग गया, तो उसका जो ब्लड है वो प्रॉपरली टाइम पे ही क्लॉट होगा, उसका हर एक चीज सही होगा। लेकिन वह कैरियर है तो कैरियर होने की वजह से वह अपने जो भी उसके सन या डॉटर होंगे उसको वह डिजीज देगी, मतलब वह ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उसको वह बीमारी होगी नहीं। वह कैरियर है लेकिन वह बीमारी मतलब उसे वह बीमारी नहीं है, वह सिर्फ कैरियर बस है। ठीक है, आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। कैरियर कहने का मतलब कि उन बैक्टीरिया जो थी वह हीमोफीलिया की कैरियर थी, पेशेंट नहीं थे। ठीक है, पेशेंट का मतलब हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, सपोज दैट जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है हीमोफीलिया का, ठीक है, तो इसका अगर इसका फिंगर कटा या मान लीजिए कहीं चोट लगा तो ब्लड का बहना बंद नहीं होगा। लेकिन अगर कैरियर है तो कैरियर में ब्लड का बहना टाइम पे बंद हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, लेकिन वह ट्रांसफर कर देगा उस डिजीज को अपने सन या डॉटर में, जो भी उसको होगा उसको वह ट्रांसफर कर देगा वह बीमारी। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बीइंग एक्स लिंक रेसेसिव या जो है या सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, बीइंग एक्स लिंक रेसेसिव, देखिए इस लाइन का क्या मतलब? बीइंग एक्स लिंक रेसेसिव सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि यह जो है वह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? सपोज दैट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यह जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, यह आपको कई सारी जगहों पे आपको कई सारे क्वेश्चंस या वाइवा में भी पूछे जाते हैं कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है हीमोफीलिया की कंडीशन में, या हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस क्या है। तो यह अगर देखें कि हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस क्या हो गया, तो क्रिस क्रॉस का मतलब हीमोफीलिया को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो अब देखिए क्रिस क्रॉस कहने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा होगा? क्रिस क्रॉस कहने का मतलब क्या समझ रहे हो? क्रिस क्रॉस अगर हम देखें तो क्रिस क्रॉस मतलब वो एक, अगर हम बे देखें यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, लेकिन मैं अपने आप अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्रिस क्रॉस का मतलब हो गया जिग जैग मोशन। ठीक है, अब आप कहेंगे जिग जैग मोशन का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज दैट, इसको बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे सपोज दैट फादर है, ध्यान से देखें, फादर है, ठीक है, फादर मेल है, मतलब फादर तो मेल ही होगा। ठीक है, अगर इसे हीमोफीलिया है, ठीक है, यह हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो क्रिस क्रॉस कहने का मतलब क्या होगा? अगर यह हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो ये मदर है, ठीक है, या फीमेल है, ठीक है, इसको मान लीजिए बेबी हुआ, ठीक है, एक बेबी हुआ, बेबी, ठीक है, एक बॉय एक गर्ल हुआ, ठीक है, तो ये मान लीजिए बॉय या मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करने का मतलब हो गया कि फादर मेल है, ठीक है, मेल है लेकिन उसे हीमोफीलिया है, फीमेल नॉर्मल है। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस यहाँ पे इस डिजीज का कहने का मतलब हो गया कि अगर मेल को है तो मेल को हीमोफीलिया है तो क्या करेगा? अपने वह फीमेल को यह डिजीज देगा। ठीक है, अब ये फीमेल है तो क्या करेगी? फीमेल को डिजीज है हीमोफीलिया का, मेल ने अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब अपने डॉटर को हीमोफीलिया दे दिया। ठीक है, अब यह डॉटर क्या करेगी? अपनी सन को देगी हीमोफीलिया। ठीक है, मतलब मेल को हुआ, फिर फीमेल को होगा, फिर मेल को होगा, फिर फीमेल को होगा, मतलब ये आपका क्रिस क्रॉस
या जिगजैग मोशन में यह डिजीज ऐसे इनहेरिटेंस या आनुवांशिक रूप से या डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप की बात करते हैं कि हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, उसके हम टाइप को देखते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया की अगर हम टाइप की बात करें तो हीमोफीलिया के दो टाइप्स हैं। पहला हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ठीक है, जो कि मैंने आपको जब यहाँ पे क्रोमोसोम को बता रहा था तो यहाँ पे इस टर्मिनल में अगर म्यूटेशन हुआ तो हीमोफीलिया ए या कलर ब्लाइंडनेस होगा, या इस वाले पोर्शन में जीन्स का म्यूटेशन या कुछ दिक्कतें हुई जिसकी वजह से हीमोफीलिया बी होगा, मैंने बता दिया था। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हीमोफीलिया ए में। हीमोफीलिया ए में क्या होता है? हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है, या कह सकते हैं फैक्टर 8 इसमें एब्सेंट होता है। फैक्टर 8 एब्सेंट हुआ उस कंडीशन में जो हमारी डिजीज होगी वह हीमोफीलिया होगी। ठीक है, ध्यान से सुने, अगर यहाँ पे जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है तो जीन्स की म्यूटेशन की वजह से हमारे ब्लड में फैक्टर नंबर 8 की जो डिफिशियंसी है, फैक्टर नंबर जो 8 है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, या फैक्टर नंबर 8 होगा ही नहीं। डिफिशियंसी का मतलब हो सकता है कैसे कमी या सारी चीजें, तो ऐसा नहीं मतलब उसमें फैक्टर नंबर 8 होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फैक्टर नंबर 8 कह रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फैक्टर होंगे? हाँ, आपको पता होगा कि ब्लड में हमारे 13 क्लॉटिन फैक्टर होते हैं। ठीक है, 13 क्लॉटिन फैक्टर में से हमारा फैक्टर नंबर 8 जो होता है वह फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी या फैक्टर नंबर 8 नहीं पाया गया उस पेशेंट में, और उस फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी की वजह से हमारा ब्लड टाइमली क्लॉट नहीं हो रहा है और उसे वह डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम हीमोफीलिया ए कहेंगे। ठीक है, और हीमोफीलिया बी में सेम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया बी में अगर हो गया तो कुछ अलग दिक्कतें नहीं है, बस यहाँ पे फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से इसे किसी को ए कह दिया, किसी को बी दे दिया, नाम दे दिया गया। और अगर फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है तो उसे हीमोफीलिया ए, फैक्टर नंबर 9 की डिफिशियंसी है तो उसे हीमोफीलिया बी नाम दिया गया। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर नंबर बी की डिफिशियंसी है तो हीमोफीलिया बी नाम दिए तो उसे हीमोफीलिया ए में फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी होगी, हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 की डिफिशियंसी होगी। ओके, इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है हीमोफीलिया बी का, इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, यह होल पॉपुलेशन में 85% लोगों में हीमोफीलिया ए पाया जाता है, और हीमोफीलिया बी जो है वह 15% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो 85% पॉपुलेशन में हीमोफीलिया ए पाया गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अक्सर करके जितने लोगों में हीमोफीलिया होता है उनके ब्लड में फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिसमें हीमोफीलिया बी होगा उसमें फैक्टर नंबर 9 की डिफिशियंसी होगी। ठीक है, और 8 का डिफिशियंसी होने का मतलब क्या होगा कि इस वाले पोर्शन में आपकी जीन्स की म्यूटेशंस हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर पेशेंट कंटिन्यूअस टू ब्लड फ्लो इवन फ्रॉम माइनर कट। ठीक है, अब क्या हो गया मतलब देखिए यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंट की वजह से, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंट है। ठीक है, सपोज दैट एब्सेंट कहने का मतलब होगा जैसे मान लीजिए हमारी फिंगर कट गई, या मान लीजिए हमें कहीं से इंजरी हो गई, तो इंजरी हो गई अब हमें पता है नहीं पता है डजंट मैटर। ठीक है, तो इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद क्या ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो होगा, तो फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी होने की वजह से अगर हमें माइनर कट भी लगता है तो हमारा माइनर कट होने के बाद भी वह ब्लड का बहना बंद नहीं होगा, ब्लड लगातार बहता रहेगा। कारण क्या है कि उसमें हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है उस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है तो उसमें क्या सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी जैसे मान लीजिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है इन जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 13 क्लॉटिंग फैक्टर हमारे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है यह क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेगा, सेकंड वाले क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, सेकंड वाला थर्ड को करेगा, थर्ड वाला फोर्थ को करेगा। सपोज दैट यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है तो क्लॉटिंग तो फैक्टर नंबर 1
3 को एक्टिवेट करने नहीं जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट नहीं करेगा, वह ये 2 अगर नहीं है तो वहीं पे वह रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे चैन के रूप में एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की जो डिब्बे होते हैं वे आपस में एक दूसरे चैन की नुमा जुड़े होते हैं, चैन की तरह कड़ी की नुमा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो उसमें जो अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, डिफिशिएंसी है, तो दूसरे को वह एक्टिवेट नहीं करेगा, मतलब उसका जो आगे का प्रोसेस है वह नहीं होगा। किसकी वजह से? वहां पे अगर फैक्टर नंबर कोई भी फैक्टर अगर एब्सेंट हो गया तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली तरीके से ब्लीडिंग मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं देयर इज ए इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग। देयर इज ए इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग, मतलब इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब इस लाइन का कहने का मतलब हो गया कि क्लॉटिंग हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया कि प्रॉपरली तरीके से क्लॉटिंग, मतलब अच्छे तरीके से क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, मतलब क्लॉटिंग होगा लेकिन कुछ क्या मतलब इनकम्प्लीट है, मतलब प्रॉपरली ढंग से क्लॉटिंग नहीं है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। प्रॉपरली तरीके से क्लॉटिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब जो ये इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग है, यह लाइन आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि फैक्टर नंबर इतने की डिफिशिएंसी रहेगी तो ब्लड का फ्लो, मतलब ब्लड का फ्लो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फैक्टर नंबर 8 या फैक्टर नंबर 9 की डिफिशिएंसी है, ठीक है। अगर सपोज दैट फैक्टर नंबर 8 की डिफिशिएंसी है, मैं हीमोफिलिया ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। फैक्टर नंबर 8 की अगर डिफिशिएंसी है, ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक तो फैक्टर है हमारे, ठीक है। तो 1 फैक्टर 2 को एक्टिवेट किया, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, 5 6 को, 6 7 को, ठीक है। 8 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो कम से कम इतने सारे जो आपके जो क्लॉटिंग के जो भी मैकेनिज्म हुए वह हल्का फुल्का तो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। तो इसी को हम इनकम्प्लीट कह रहे हैं, ठीक है। कैसे करें? यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बताया, ये आपका एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई है, ठीक है। देखिए इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड का फ्लो, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, एक तो या तो हीमोफीलिया का कंडीशन हो गया, एक नॉर्मल कंडीशन हो गया, ठीक है। तो हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे हल्का फुल्का आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लॉटिंग हुए, कुछ ना कुछ क्लॉटिंग होगा, प्रॉपर्ली ढंग से नहीं होगा। देखिए क्लॉटिंग कैसे होता है, आप यहाँ पे अगर देखिए, अगर क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है वो आपका ऐसे होता है, जाली की नुमा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका क्लॉटिंग होता है, तो वहां पे जो क्लॉटिंग हो रहा है वहां पे प्रॉपर्ली ढंग से, क्योंकि फैक्टर नंबर 1 की डिफिशिएंसी जिसकी वजह से क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्लड का फ्लो होता रहेगा, ठीक है। देखिए ब्लीडिंग फिर भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोगुलेशन डिसऑर्डर है, मतलब आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिशिएंसी जिसकी वजह से अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लॉट नहीं हुआ है, ठीक है, हीमोफिलिया की कंडीशन में। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो कट लगा है वहां पे आपका क्या बोलते हैं, आपका जो क्लॉटिंग, आपका जो क्लॉट बनेगा वह आपका ऐसे बहुत मतलब बारीक बारीक करके यहाँ पे ऐसे ऐसे से रेसे हो जाएंगे, जो कि इसको पूरा फिल कर देगा। अब ब्लड का फ्लो यहाँ से होगा ही नहीं, ठीक है। यह नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आके यहाँ पे पूरा उसे पूरा फिल कर देते हैं, उस जगह को, उस रैप्चर जगह को पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। यह नॉर्मल कंडीशन में होगा। हीमोफिलिया की कंडीशन फिल तो करेंगे लेकिन प्रॉपर्ली ढंग से फिल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमारी होती रहेगी, ब्लड का फ्लो वहां से होता रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आपका हो गया इस लाइन का मतलब, देयर इज ए इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लीडिंग पेशेंट में बी डाई टू ब्लड लॉस, मतलब अगर किसी पेशेंट का कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जैसे सपोज दैट अगर जैसे मान लीजिए पेशेंट है कि जो हीमोफीलिया का है, उसे हीमोफीलिया है लेकिन उसे पता नहीं कि हमें हीमोफीलिया है, ठीक है। अब वह जा रहा है, सपोज दैट जा रहा है और कुछ ऐसा सारी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई या मतलब खुदरा खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और मतलब ज़्यादा नहीं हो लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, जहाँ से सर पे या कहीं से चोट लग गया और उसका ब्लड का फ्लो हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो लेकिन फिर भी मतलब
फट गए हैं, सारी चीज़ें वेसल्स हो गए, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब वह कंटिन्यूअस वहाँ से ब्लड निकले जा रहा है, ठीक है, निकले जा रहा है, ठीक है। अब वह उस चीज़ को देख के या तो कहें शौक से, या तो वहाँ पे ब्लड जब ज़्यादा निकल जाएगा, ब्लड हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ब्लड हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, तो ब्लड की कमी हो जाएगी और वहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, ठीक है। और पेशेंट वहीं पे डेथ हो जाएगा। जब ब्लड उसके शरीर में बचेगा नहीं, पूरा ब्लड जब बह जाएगा, जाहिर सी बात है वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया ड्यू टू कंटिन्यूअस, मतलब लगातार अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, मे बी पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। नो परमानेंट क्योर, मतलब नो परमानेंट क्योर कहने का मतलब हो गया कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब इस डिजीज को मतलब उसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज किसी को हीमोफीलिया है तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उसे मतलब ऐसा उसे इलाज दें जिस वजह से वह हीमोफीलिया उस मतलब पूरा उसका ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई परमानेंट क्योर आज तक मतलब नहीं है, मे बी दैट फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो, एक चीज से उसे हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वह उसे थोड़ा हेल्प करता है इस मैकेनिज्म में कह सकते हैं, या हीमोफीलिया से उसे बचाता है। सपोज दैट कैसे उसे हेल्प करता है हीमोफीलिया से, जैसे मान लीजिए उसके अंदर मान लीजिए कुछ फैक्टर जो मैंने बताया ना कि मान लीजिए हीमोफीलिया ए है तो उसे फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है उसके अंदर, ठीक है। फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है। अब मान लीजिए हमने उसे ब्लड दिया, तो हमने जो ब्लड दिया तो हमारे ब्लड में फैक्टर तो होंगे, फैक्टर नंबर 8, 9 सब सारे मतलब जितने भी क्लॉटिंग के फैक्टर हैं, 13 फैक्टर हमारे अंदर मतलब प्रेजेंट है। तो हमने अपना ब्लड इस हीमोफीलिया के पेशेंट को दिया, तो चाहे वह हीमोफीलिया ए का हो चाहे हीमोफीलिया बी का हुआ, ठीक है। तो हमारा ब्लड जब उसके अंदर जाएगा तो मान लीजिए उसको कहीं कट लगता है या कुछ सारी चीजें होती हैं, तो हमारा ब्लड जब फ्लो होगा तो हमारा ब्लड भी उसके अंदर मिक्स हुआ तो हमारा भी तो फ्लो होगा। तो जाने के बाद में तो जो वहां पे मान लीजिए फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है तो उसने हल्का फुल्का यहाँ पे क्लॉट किया, ठीक है। उसके आगे फैक्टर नंबर 8 की नहीं था तो जिस वजह से वहां पे क्लॉटिंग उसका रुक गया, ठीक है। और हमने अपना ब्लड उसे दे दिया तो हमारा ब्लड भी यहाँ पे जाएगा, तो हमारे ब्लड में तो फैक्टर नंबर 8 है या मान लीजिए फैक्टर नंबर 9 है, तो हमारा ब्लड तो इसे क्लॉट करेगा। तो मतलब कह सकते मतलब कि परमानेंट तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन फिर भी इसके इस ब्लीडिंग को या कह सकते हैं कि क्लॉट करने में या मतलब कुछ उसकी हेल्प करता है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें तो पेशेंट को मतलब एक लॉन्ग कह सकते हैं कि मतलब उसे बचा सकते हैं, उसकी थोड़ी जो लाइफ है थोड़ी अधिक हो जाएगी, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हीमोफीलिया के पेशेंट में तो मतलब उसे मतलब कह सकते हैं कि हीमोफीलिया मतलब को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह हेल्प करता है हीमोफीलिया को, मतलब हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम डायग्नोस की बात करते हैं, इसे कैसे देखते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं कि उसे हीमोफीलिया है कि नहीं है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट के लिए हम बीटी और सीटी करते हैं, ठीक है। बीटी का मतलब हो गया ब्लीडिंग टाइम, सीटी का मतलब हो गया क्लॉटिंग टाइम। अब बीटी सीटी करेंगे जैसे पूरा जितना भी प्रोसेस आपका हुआ है वह ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम नहीं पता होगा तो मैंने अभी हाल ही में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम पे वीडियो अपलोड किया है, तो जाके आप उस चीज़ को देख लेंगे कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है। और आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो उसका लिंक दिया, आप जाके वहाँ से लिंक से ही आप वहाँ से बीटी और सीटी को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको हीमोफीलिया के बारे में बता दें कि हीमोफीलिया क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसे किसने देखा था, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, और उसके टाइप्स को बता दिया, उसके डायग्नोस को बता दिया, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें हमारी समझ में आई होंगी। इसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, उन सारे क्वेरीज का मैं अपने चैनल पे मोस्टली वेलकम करता हूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस आप हमें कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से आप हमसे कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।